आज दिल्ली और मुंबई को भारत में राजनीतिक और आर्थिक केंद्र का दर्जा प्राप्त है, लेकिन ये स्थान एक समय पर कलकत्ता का हुआ करता था। हुगली नदी के किनारे बसा कलकत्ता शहर का अपने आप में एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। भारत का इतिहास कलकत्ता के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता। आज भले ही इस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक समय पर यह गांव से बढ़कर कुछ भी नहीं था। कई बार इस शहर में लोगों की लाश का अंबार भी देखने को मिलता था। खून पसीने से सींचकर ये शहर तैयार किया हुआ है। लेकिन सवाल आता है कि कलकत्ता को गांव से शहर किसने बनाया? यहाँ पर किस तरह विकास की लहर चली? इस शहर के अतीत में कौन से राज छिपे हैं? कैसे ये शहर कलकत्ता से कोलकाता बना? तो दोस्तों आइए इस शहर का पूरा इतिहास जानते हैं। दोस्तों कलकत्ता आज के समय में वेस्ट बंगाल की राजधानी है। इस शहर में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कॉलोनियल इरा में बनी कई शानदार इमारतें आज भी मौजूद हैं। कलकत्ता का इतिहास हजारों साल पुराना है। महाभारत के पुराने काव्य वंगा में भी इस शहर का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर मौर्यन और गुप्ता अंपायर के राजाओं ने भी राज किया है। अकबर के शासनकाल में इसे कोलिकाता के नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध बंगाली कवि विप्रदास ने अपनी संरचना मन सामंगल में इस शहर को कोलिकाता बताया है। लेकिन इसके आधुनिक इतिहास की अगर बात करें तो उसकी कहानी 17वीं शताब्दी से शुरू होती है। देश में मुगल साम्राज्य अपनी पीक पर था और ब्रिटिशर्स भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां से वो अपना व्यापार आसानी से कर सकें और मुगल उनके काम में ज़्यादा इंटरफेयर भी ना कर पाएं। उस समय बंगाल की कंडीशन काफ़ी स्थिर थी। यहाँ पर लोग शांति के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। असल में बंगाल हमेशा से ही ट्रेडिंग का हब रहा है। हुगली नदी के आसपास कपड़ा बनाने के लिए सारे रॉ मटेरियल्स मौजूद थे। मुगल काल में बंगाल एक अमीर राज्य भी हुआ करता था। ब्रिटिशर्स ने भी बंगाल के बारे में सुन रखा था। यहाँ की अमीरी ने अंग्रेज़ों को अट्रैक्ट किया, लेकिन साथ ही अपनी बर्बादी के रास्ते भी खोल दिए। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल के हरिहरपुर और बालासोर में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ये दोनों ही जगह आज उड़ीसा में मौजूद हैं। इसी बीच जॉब चारनोक की नज़र हुगली नदी के किनारे बसे 3 गाँव पर पड़ी। यहाँ पर सुतानुती, गोविंदपुर और कलिकाता के नाम से 3 गाँव हुआ करते थे। इन गांव में कई सेठ और साहूकार भी रहते थे। ब्रिटिशर्स ने अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए यहाँ के साहूकारों से अच्छे संबंध स्थापित करने शुरू कर दिए। इन 3 गांव में जो कालिकाता गांव है उसी के नाम पर आगे चलकर कलकत्ता शहर का नाम पड़ा। कालिकाता का अर्थ होता है देवी काली का घर। कोलकाता सहित पूरे बंगाल में माँ काली की सबसे अधिक आराधना होती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माँ काली ने यहीं पर अवतार लिया था। जॉब चारनोक ने भांप लिया कि ये 3 गाँव ट्रेड के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। साल 1680 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें मुर्शिदाबाद का एजेंट बनाया और 1686 में पूरे बंगाल का सबसे बड़ा एजेंट बना दिया। अभी तक बंगाल में अंग्रेज सारा काम मुर्शिदाबाद से मैनेज कर रहे थे। चारनोक ने ब्रिटिशर्स को विश्वास दिलाया कि ट्रेड के लिए मुर्शिदाबाद से बेहतर जगह हुगली नदी का किनारा रहेगा। जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का बेस शिफ्ट करने की बात कही तो मुगलों के सूबेदार शाइस्ता खान ने उन्हें कलकत्ता से भगा दिया। लेकिन 1690 में उन्होंने औरंगजेब से कलकत्ता में अपना हेडक्वार्टर बनाने की परमिशन ले ली। हुगली नदी के किनारे बसे तीनों गांवों को मिलाकर एक कर दिया गया और इस शहर को कलकत्ता नाम दे दिया गया। हालांकि अंग्रेज कलकत्ता ठीक तरह से नहीं बोल पाते थे, इसीलिए उन्होंने इस शहर को कलकत्ता कहना शुरू कर दिया। साल 1690 को आज भी कोलकाता की स्थापना के दिवस के रूप में जाना जाता है। इसके बाद नीमटोला घाट पर ब्रिटिशर्स ने अपना झंडा फहराया और इसे अपनी ट्रिनिटी घोषित कर दी। सुतानुती, कालिकाता और गोविंदपुर के बड़े जमींदारों से अंग्रेजों ने जगह खरीदना शुरू कर दिया। साल 1698 में सुब्रह्मण्य चौधरी से अंग्रेजों ने 38 गांव खरीदे और वो भी महज 1300 रुपये में। उस समय 1300 रुपये एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। चारनोक ने देखा कि उत्तर भारत से बहने वाली गंगा नदी बंगाल तक जाती है। इस नदी के सहारे उत्तर भारत तक अपना व्यापार फैलाया जा सकता है। साथ ही शेरशाह सूरी ने जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी उसका भी भरपूर फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। चारनोक हुगली नदी के किनारे बसे कलकत्ता को विशाल शहर के रूप में बसाना चाहते थे, लेकिन ये सपना पूरा होने से पहले ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद सर चार्ल्स आयर ने कलकत्ता को बसाने की जिम्मेदारी उठाई। साल 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद देश भर में मुगलों की पकड़ कमजोर होने लगी और अंग्रेज इस मौके का अच्छे से फायदा उठाना जानते थे। उन्होंने व्यापार के साथ साथ बंगाल की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। रिचर्ड वेलेस्ली ने शहर के आर्किटेक्चर को सुधारने का काम किया। यहाँ पर कई किले उन्होंने बनवाए। कलकत्ता में बदलाव की नई लहर दौड़ती नजर आ रही थी। अंग्रेजों ने अपनी आर्मी बनाना शुरू कर दिया। अब वो किसी भी तरह पूरे बंगाल की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहते थे।
साल 1750 के दशक में बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला राज कर रहे थे। सिराजुद्दौला के पास एक विशाल आर्मी थी। ब्रिटिशर्स जानते थे कि सीधे तरीके से नवाब को हराना संभव नहीं है। ब्रिटिश जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर के साथ गुप्त संधि कर ली और 1757 में हुए बैटल ऑफ प्लासी में धोखे से नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में रूल करना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी ही नहीं रही थी। रही सही कसर साल 1764 में हुए बैटल ऑफ बक्सर में पूरी हो गई। बंगाल के जनरल हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश आर्मी ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम की संयुक्त सेना को हरा दिया। इसके बाद ब्रिटिशर्स को रोकने वाला कोई नहीं था। वॉरेन हॉस्टिंग्स के शासन के दौरान मुर्शिदाबाद से कैपिटल सिटी को 1790 में कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया। कलकत्ता में अब तेजी से विकास हो रहा था। यहाँ पर नए पोर्ट्स अंग्रेजों ने बनवाए। सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ और ज्यादा ध्यान दिया गया। न्याय प्रणाली के सुचारू चलन के लिए 1774 में बंगाल में हाई कोर्ट खोला गया। 1806 में जॉइंट स्टॉक अकाउंट भी बंगाल में ही ओपन हुआ। जल्दी ही बैंक ऑफ बंगाल की भी स्थापना हुई और इन सब के बीच द बंगाल रेनेसेंस का भी काम जारी था। इस दौर में कला, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बंगाल में कई क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले और इसकी लहर भी पूरे देश में देखने को मिली। बंगाल पुनरुत्थान की शुरुआत समाज सुधारक राजाराम मोहन रॉय ने की थी। उन्होंने भारत में सती प्रथा को खत्म कराया और विधवाओं के दोबारा शादी करने के तरीके को समर्थन किया। वो धर्म के आधार पर भेदभाव, जातिवाद और छुआछूत का विरोध किया करते थे। उन्होंने वुमेन एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को समझाया और साथ ही दहेज प्रथा का भी विरोध किया। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को अध्यात्म के मार्ग पर चलना सिखाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, तो वहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य और कला के क्षेत्र में नव जागरण का काम किया। इस तरह कलकत्ता सहित पूरे बंगाल ने एक आधुनिक युग में कदम रखा। सत्यजीत रे को द बंगाल रेनेसेंस के अंतिम स्तंभ के तौर पर पहचाना जाता है, जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। एक बार वापस 19वीं शताब्दी में चलते हैं। 1850 में बंगाल में जब विकास हो रहा था तो ये विकास दो टुकड़ों में देखने को मिला। एक ओर शहर में व्हाइट टाउन बनाए जा रहे थे तो दूसरी ओर ब्लैक टाउन। व्हाइट टाउन अंग्रेजों ने अपने रहने के लिए बनवाए, जो यूरोपियन सिटी से इंस्पायर्ड थे। यहाँ पक्के मकान थे, सभी सुख सुविधाएं थीं और एक अच्छा लाइफस्टाइल वो अपना रहे थे। दूसरी ओर ब्लैक टाउन में हालात बिल्कुल अपोजिट थे। यहाँ पर मछुआरे, किसान और अन्य मजदूर कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थे। उन्हें पीने का साफ पानी भी नसीब नहीं हो पाता था। लेकिन अंग्रेज फिर भी बंगाल के विकास के गीत देश भर में गा रहे थे। साल 1888 में इलाहाबाद में ग्रैंड पैलेस में एक लेटर पढ़ा गया, जिसमें लिखा था कि भारत में अब मुगल एम्पायर खत्म हो गया है और देश पूरी तरह से ब्रिटिश मोनार्क के अंडर आ रहा है। कलकत्ता को रॉयल कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया भी घोषित कर दिया गया। साल 1905 में कलकत्ता का डाउनफॉल शुरू हो गया। लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल का ऐलान कर हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक दंगे शुरू करवा दिए थे। कई सालों तक विद्रोह जारी रहा। हजारों लोगों की इन दंगों में जान चली गई थी। कलकत्ता से पूरे भारत को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। कलकत्ता का दबाव अब कम होता जा रहा था। साल 1911 में अंग्रेजों ने कैपिटल सिटी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया। साल 1912 में उड़ीसा और बिहार भी बंगाल से अलग हो गए। इतिहास गवाह है कि दिल्ली पर कोई भी ताकत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाई। न जाने कितने शासक दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे, लेकिन लंबे समय तक कोई भी राजा रूल नहीं कर पाया। अंग्रेजों ने जब दिल्ली से रूल करना शुरू किया तो उनकी ताकत कम होने लगी। देश भर में आज़ादी की मांग तेजी से होने लगी। दूसरी ओर कलकत्ता की अहमियत खत्म होती जा रही थी। यहाँ पर प्रोडक्शन तो हो रहा था, लेकिन उसका फायदा जनता को नहीं मिल रहा था। इसका एक बड़ा उदाहरण साल 1943 में देखने को मिला, जब पूरे बंगाल में अकाल पड़ गया। कलकत्ता सहित पूरे राज्य में 60 लाख लोगों की जान चली गई थी। सड़कों पर लोगों की लाश कीड़े मकोड़ों की तरफ बिखरी हुई नजर आ रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कलकत्ता में जापान की सेना ने बमबारी की। यहाँ के हावड़ा ब्रिज और पोर्ट्स पर भी बम गिराए। हालांकि उन हमलों में लोगों की जान नहीं गई थी। इन सब से कलकत्ता थोड़ा संभलना शुरू ही हुआ कि इतने में आज़ादी के दंगे शुरू हो गए। हजारों लाखों हिंदू मुसलमान भाइयों की जान 1947 के दंगे में चली गई। दंगे शांत हुए तो यहाँ पर रिफ्यूजीज ने डेरा डालना शुरू कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान से लोग गैर कानूनी तरीके से भारत आने लगे और आज भी लाखों शरणार्थी गैर कानूनी रूप से कलकत्ता और बंगाल के स्लम एरियाज में रह रहे हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र पटेल आज़ाद भारत में बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने।
साल 2000 में सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता करने का ऐलान किया और 2001 में आधिकारिक रूप से इस शहर का नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया। आज के समय में कोलकाता भारत का एक अभिन्न अंग है। देश की जीडीपी में भी ये शहर अहम योगदान दे रहा है। तो दोस्तों, ये थी कलकत्ता के इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक की पूरी जानकारी। आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।